हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सभी? आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला क्लास कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग सिलेबस देख लो और उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ। ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि सीबीएसईएस में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और था। आपका सिलेबस वहां पे 80 नंबर का पेपर था, सीबीएसईएस में आपका 75 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, तो मैं अपडेटेड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे जो पहला चैप्टर है विच इज इंट्रोडक्शन टू एफएम, इसमें देखना दो पार्ट है। एक पार्ट है पूरा थ्योरी है और दूसरा पार्ट जो आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर मिलाकर के 10 मार्क्स है। बहुत ज्यादा बहुत बड़ा नहीं, छोटा ही है, 10 मार्क्स का है। ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये हो सकता है 15 नंबर का आएगा। लिवरेज भी आपका 15 नंबर का आ सकता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ये 15 प्लस 10 मार्क्स, मतलब हो सकता है 25 नंबर का आ जाए यहाँ पे। 15 + 10। ठीक है, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सीबीएसईएस में ना ये 20 मार्क्स का चैप्टर था, तो हो सकता है आप में इस बार 15 नंबर का एक क्वेश्चन यहां से सेट करें और 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां से सेट करें। कैपिटल बस्टिंग में भी आपका 15 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन सेट करे और 10 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन करे। ये हो सकता है 25 नंबर का पूछे। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी आपका 10 मार्क्स। ये जो डिविडेंड पॉलिसी है ये आपका 10 मार्क्स होगा। ठीक है ना, डिविडेंड पॉलिसी 10 मार्क्स। ये देखो एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है। और मुझे लग रहा है यही वाला पेपर पैटर्न इस बार सीसीएफ मतलब सीसीएफ में फॉलो होने वाला है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो लिवरेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि लिवरेज चैप्टर ना पूरा बेस है। बिलीव कीजिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा एक बेस है लिवरेज चैप्टर। ठीक है ना। आपको लिवरेज चैप्टर स्टार्टने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताना है कि एफएम में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जितना प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है उतना थ्योरी ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं थ्योरी का वीडियो लेकर के आऊंगा कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना। हर एक चैप्टर मतलब इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, हर चीज पढ़ाऊंगा थ्योरी में। इसका थ्योरी बिलीव कीजिए, इसका थ्योरी इक्वली है जितना, अगर तुम, मैं 50-50% का वेटेज दूंगा। अगर 50% आप प्रैक्टिकल करके जा रहे हो तो आपके एग्जामिनेशन में 50% का थ्योरी भी मिलेगा। तो थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सीबीएसईएस में ना, सीबीएसईएस में आप बिलीव करिए 40 नंबर का थ्योरी आता था, 80 का पेपर होता था, 40 का थ्योरी आता था। मतलब थ्योरी ऑप्शंस में आते थे, प्रैक्टिकल के साथ साथ ऑप्शंस में थ्योरी आते थे। और कहीं कहीं पे कहीं कहीं पे थ्योरी तो आपका कंपलसरी होता था पुराने सिलेबस में। तो पुराने सिलेबस वगैरह हम लोग पढ़ाए हैं, दैट इज वाई पूरा एक्सपीरियंस के साथ आपको बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप बिलीव करिए, मेरा जो मैथ है ना ये 116 पेज का है। इसमें ना 60 पेज तो थ्योरी होगा, क्योंकि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। और थ्योरी के लिए ना सबसे जो कंडीशंस बोलते हैं ना, क्या कंडीशंस है, वो कंडीशन एक ही, आपको प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप थ्योरी नहीं कर पाओगे। एफएम का थ्योरी इज नॉट लाइक अकाउंटेंसी का थ्योरी, पहले बता दे रहा। अकाउंटेंसी का थ्योरी क्या है कि भैया मतलब बिना प्रैक्टिकल स्ट्रांग रहे भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। एफएम में ऐसा नहीं होता। एफएम में आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। रटने वाला चीज सेमेस्टर 5 में था, अब सेमेस्टर 6 में आपको समझने वाली चीज है। आप सेमेस्टर 5 का कॉर्पोरेट अकाउंट देखे होंगे, कितना समझने वाली चीज थी, तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। आज हमारे जितने भी पेड स्टूडेंट सेमेस्टर 5 के, उनसे आप पूछे, इतना कॉन्सेप्ट दिया गया तब जाकर के वो अच्छे से अकाउंट्स का पेपर कर पाए। एफएम में तो और भी चीज है। एफएम में आज ही मैं आपको लिवरेज पढ़ाऊंगा, आप देखिए नहीं कितने सारे फॉर्मूला वगैरह है। तो याद रखिएगा कि आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाकर के एफएम के सम्स आप कर पाएंगे, एफएम की थ्योरी आप सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों मैं आपको डरवा नहीं रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। दिस इज कॉल्ड रियलिटी चेक। इसलिए बहुत सोच समझ करके पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, बहुत टाइम नहीं है, बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जीएसटी, ये सब कुछ बहुत टफ होने वाला है। इसलिए बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करके जाइए। और अभी तक आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया सेमेस्टर 5 में, तो 6 में क्यों भाई ऐसे करो? इस बार सेमेस्टर 5 से ज्यादा टफ होने वाला सेमेस्टर 6 में, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। दोस्तों हम लोग ना एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत ऐसे मैं 2-4 वीडियो बना के बता चुका हूँ, फिर भी एक बता दे रहा हूँ। हम लोग का जो ऑफलाइन क्लास है ना, हम लोग का जो ऑफलाइन क्लास, बहुत छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। ये हम लोग मंडे, ये जो कमिंग मंडे है ना, 16 फरवरी को हम लोग ऑफलाइन में पहला क्लास चालू कर रहे हैं। टाइम है 12 बजे। अगर आप ऑफलाइन आकर भी क्लास करना चाहते हैं, आराम से 4-5-6 डेमो लेकर क्लास कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। एड्रेस दोस्तों ये है, आप इसका गूगल भी कर सकते हैं, आपको ये एड्रेस है। ठीक है ना। और मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इसकी ऑफलाइन की फीस है ना 1,999, 2,000 में
अफोर्डेबल भाई, 6 महीने का फीस 2000 रुपया क्या है, और इसमें सब कुछ कवर है, सब कुछ कवर है, ठीक है ना, सारा सिलेबस कवर है, सारा सब्जेक्ट का। और अगर रिकॉर्डिंग है तो 1299 है, इसमें भी सब कुछ कवर आपको कर दिया जाएगा, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग वाला क्लास आज से चालू हो चुका है, और जो हमारे एपीसी के पेड स्टूडेंट थे सेमेस्टर 5 में, उनके लिए छोटा सा ऑफर चल रहा है 999 का, जो कि 20 तारीख तक वैलिड है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब चलिए मैं लिवरेज चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। लिवरेज चैप्टर, ठीक है। एक बार आप कॉपी निकालिए, साथ में कॉपी निकालिए, लिखिए लिवरेज। ये चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लिवरेज, ठीक है ना, लिवरेज, लिवरेज। देखिए मेरे हिसाब से ये 15 नंबर का चैप्टर है। सीबीसीएस में ये 10 मार्क्स का चैप्टर होता था, बट सीसीएफ में क्या हो रहा है ना, देखो सीबीसीएस में ना इशू ऑफ शेयर 10 मार्क्स का था, पर सीसीएफ में कितना दे दिया, 15 दे दिया। तो मुझे जहां तक लग रहा है लिवरेज भी इस बार लोग 15 ही देने वाले, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। लिवरेज का मतलब क्या, पहले ये समझते हैं लिवरेज का मतलब क्या। देखो लिवरेज का मतलब होता है रिस्क। रिस्क सर किससे, रिस्क ड्यू टू द फिक्स कॉस्ट, रिस्क ड्यू टू द फिक्स कॉस्ट, ड्यू टू द फिक्स कॉस्ट। हर एक बिजनेस में फिक्स कॉस्ट होता है, उस फिक्स कॉस्ट की वजह से बिजनेस में एक रिस्क भी छुपा रहता है, इसी रिस्क की बात करता है लिवरेज। तो इसको एक और बोल सकते हैं कि लिवरेज का मतलब होता है रिस्क एसोसिएटेड विद फिक्स कॉस्ट, ये भी बोल सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, रिस्क एसोसिएटेड, रिस्क एसोसिएटेड विद फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। याद रखिएगा जिस भी बिजनेस में फिक्स कॉस्ट है वहीं पे लिवरेज का कॉन्सेप्ट है। अगर इस दुनिया में फिक्स कॉस्ट नहीं होता तो ये चैप्टर भी नहीं होता। मैं पहले बताऊं, इस दुनिया में अगर फिक्स कॉस्ट नहीं होता तो ये चैप्टर नहीं होता। फिक्स कॉस्ट है तो लिवरेज की बात हो रही है, अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो लिवरेज की बात नहीं होगी। आज इस चैप्टर के माध्यम से मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि लोग लोन क्यों लेते हैं, लोग कंपनी के जो ऑफिस होते हैं वो रेंट पे क्यों लेते हैं, लोग क्यों नहीं परचेज कर लेते, लोग रेंट पे क्यों लेते, सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूं। और बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है ये सॉरी थोड़ा बोले थे ना, सोर थ्रोट का इश्यू हो रहा। अगर ये चैप्टर का बेसिक्स क्लियर है आपको ना, तो ये चैप्टर आपका फेवरेट बनने वाला, अदरवाइज ये चैप्टर आपको डेलीवा में कर देगा, क्योंकि फॉर्मूला बहुत जगह है। हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक चीज के 3 फॉर्मूला है, तो कंफ्यूजन होता है यार कौन सा फॉर्मूला यूज करें। आप समझ पा रहे हो मेरी बात, तो इसीलिए मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। तो लिवरेज क्या होता है सर, लिवरेज का मतलब होता है रिस्क। कौन सा रिस्क, किसके वजह से रिस्क, रिस्क ड्यू टू फिक्स कॉस्ट या रिस्क एसोसिएटेड विद फिक्स कॉस्ट। अगर किसी बिजनेस में फिक्स कॉस्ट है तो लिवरेज की बात होगी, रिस्क की बात होगी, ठीक है ना। सर नहीं समझ में आया, ये तो एक स्टेटमेंट है, मैं आपको समझाने के लिए ना एक सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले रहा हूं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले रहा हूं। उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ना आपको समझ में आएगा रिस्क कहां पे है, कहां पे रिस्क है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूं, ठीक है, ठीक है, तो एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। सपोज अब ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं अपने कोचिंग सेंटर का एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना। तो ये हमारा एपीसी है, अभिषेक पांडे क्लासेस। सर ये सेंटर कहाँ पे है, आपको पता है ये सेंटर हमारा ग्रीश पार्क एरिया में है, ये सेंटर हमारा ग्रीश पार्क एरिया में, ठीक है ना। बहुत सारे ना साउथ कोलकाता के जो स्टूडेंट है, बहुत सारे जो साउथ कोलकाता में रहते, देखो ये ग्रीश पार्क आपको पता है सेंट्रल कोलकाता में आता है, नॉर्थ कोलकाता में आता है। तो बहुत सारे ना साउथ के जो स्टूडेंट है वो बोलते हैं सर हमको ना ऑफलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है सर आपसे, प्लीज आप हमारे टॉलीगंज कालीघाट साइड यहाँ पे भी सेंटर खोलिए। अभी देखो वो सब पता है साउथ कोलकाता और भी महंगा एरिया है, ठीक है ना। तो मैं बोला ठीक है भाई चलो एक साउथ कोलकाता में एक ब्रांच हूँ, तो एपीसी का मैंने एक ब्रांच, यहाँ पे मैं एपीसी को एक्सपेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहा हूँ, एपीसी का एक्सपेंशन कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, साउथ कोलकाता में एक ब्रांच ओपन कर रहा हूँ, साउथ कोलकाता में, ठीक है ना। अब आपको पता है भाई साउथ कोलकाता में ब्रांच ओपन करने के लिए, कोई भी सेंटर को आज के टाइम ओपन करने के लिए आपको एटलीस्ट 20 लाख रुपया चाहिए। अगर बढ़िया सेंटर आप ओपन कर रहे हो तो एटलीस्ट आपके हाथ में 20 लाख रुपया होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये 20 लाख रुपया बैंक से ले लूं या मैं खुद की सेविंग से 20 लाख रुपया निकालूं। तो मैंने बोला यार सेविंग क्यों तोड़ना, चलो बैंक से ले लेते हैं, कमाएंगे और बैंक का इंटरेस्ट भर देंगे। जो सेविंग पड़ा है पढ़ो, बहुत सालों की मेहनत की सेविंग है, क्यों उसको तोड़ना, कमाएंगे और बैंक का इंटरेस्ट भर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, साउथ कोलकाता में ब्रांच ओपन करने के लिए, साउथ कोलकाता में ब्रांच ओपन करने के लिए एक लोन ले लिया, एक लोन ले लिया, बैंक लोन ले लिया, बैंक लोन ले लिया 20 लाख रुपए का, और एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। तो मेरे को जो लोन का लोन का जो मेरे को जो इंटरेस्ट पड़ रहा है वो 10% पड़ रहा है, मतलब हर साल मेरे को 2 लाख रुपया बैंक को देना है, ठीक है ना। चलिए अब मैं एक खर्च का और रेवेन्यू का ही हिसाब बताता हूँ। एक खर्च का रेवेन्यू, तो सबसे पहले मैं खर्च की बात करता हूँ।
चलो मैं खर्च की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई साउथ कोलकाता में अच्छा मैं यहीं पे खर्च लिख दे रहा हूँ। मैं अब खर्च की बात कर रहा हूँ, टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। टोटल कॉस्ट की बात करो तो आपको पता है टोटल कॉस्ट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फिक्स कॉस्ट और एक होते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं पहले फिक्स कॉस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। और फिर एक होगा मेरा वेरिएबल कॉस्ट। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़े होंगे तो मेरी बात को रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या आएगी साउथ कोलकाता ब्रांच में, एक आएगी फिक्स कॉस्ट, एक आएगी वेरिएबल कॉस्ट। मैं फिक्स कॉस्ट की बात करता हूँ। मान लेता हूँ कि भाई मैं वहां पे जाकर डेली तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो मैंने एक टीचर को रखा है और उसको बोला भाई साल भर आपको पढ़ाना है, तो मैं आपको 6 लाख रुपया दूंगा, तो 50,000 पर मंथ हो गया। तो मैंने एक टीचर को हायर किया, तो ये मेरा पहला खर्चा है। मैंने एक टीचर को हायर किया, टीचर को हायर किया एट द रेट ऑफ 50,000 पर मंथ के हिसाब से। तो साल भर में मैं कितना उसको पे करूंगा, 6 लाख रुपया पे करूंगा, ठीक है। तो भाई स्टूडेंट आए या ना आए, मुझे टीचर को 50,000 पर मंथ के हिसाब से देना पड़ेगा। तो साल भर का 6 लाख रुपया मुझे उसको देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, मैंने सोचा कि पूरे साल भर में जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, पूरे साल भर में जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो मैं 1 लाख रुपया एज्यूम कर लिया। नॉर्मली आप देखिएगा ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल साल भर में फिक्स रहता है। अगर पिछले साल आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 50,000 आया था, तो इस साल भी 50 से 55 आएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी मेरा फिक्स कॉस्ट है, तो मैं 1 लाख रुपया इलेक्ट्रिसिटी का बिल एज्यूम कर लिया। तीसरा मैंने रेंट एज्यूम कर लिया, तीसरा मैं रेंट एज्यूम कर लिया कि सपोज वहां पे रेंट है 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपया का पूरे साल भर का रेंट है। अच्छा ये पर एनम की बात हो रही है, ठीक है, ये पर एनम की बात हो रही है, ये पर एनम की बात 3 लाख रुपया। तो मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो गया, 10 लाख रुपया। मेरा साल भर का टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो गया, 10 लाख रुपया, ठीक है। तो ये मेरा साउथ कोलकाता का फिक्स कॉस्ट मेरा कितना हो गया, 10 लाख रुपया, जिसमें से टीचर को देना 6 लाख रुपया, इलेक्ट्रिसिटी मेरा 1 लाख रुपया है, और 3 लाख रुपया मेरा रेंट हो गया पूरे सेंटर का, ठीक है। एग्जाम्पल को प्लीज रिलेट करिएगा। एग्जाम्पल वही था कि मेरा कोचिंग सेंटर ग्रीश पार्क में है, साउथ कोलकाता के स्टूडेंट ने डिमांड किया सर इधर भी सेंटर खोलिए, तो मैं एक सेंटर वहां पे खोला। अब सेंटर खोलने के लिए मेरे को 20 लाख रुपया का लगेगा। अब वो 20 लाख रुपया मैं बैंक से लाया अपनी सेविंग को नहीं तोड़ा, मैंने बैंक से लाया एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से। तो बैंक वाले को भी 10% देना भूलिएगा मत। अब अगर मैं टोटल खर्चे की बात करूं तो टोटल खर्चा दो टाइप का होता है, एक होता है फिक्स कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। मेरा जो फिक्स कॉस्ट है वो 6 लाख रुपया टीचर का हो गया, और रेंट इलेक्ट्रिसिटी मिलाकर के 4 लाख, तो टोटल फिक्स कॉस्ट मेरा कितना होगा, 10 लाख रुपया। अब याद रखिएगा फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट बढ़े या आउटपुट कम रहे फर्क नहीं पड़ता, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स होता है। मेरे पास आप बताओ ना, मेरे पास स्टूडेंट आए या ना आए, मुझे मुझे इतना खर्चा तो करना ही पड़ेंगे, ठीक है ना। अब अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं कि पूरे साल भर में भाई 500 स्टूडेंट तो आ जाएंगे। इतना भी खराब अभिषेक सर नहीं पढ़ाते कि 500 स्टूडेंट साल भर में ना पढ़ा पाए, तो एटलीस्ट 500 स्टूडेंट 500 स्टूडेंट तो आ ही जाएंगे। तो 500 स्टूडेंट मैं एज्यूम करके चल रहा हूं आ जाएगा साल भर, ये पूरे साल का फिगर है, ठीक है। और एक स्टूडेंट पे मेरा जो वेरिएबल, देखो मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, नोट्स। हम लोग पर सेमेस्टर साल भर में 2 सेमेस्टर होता है, एक सेमेस्टर का जो हम लोग नोट्स देते हैं वो 500 रुपया का होता है, तो 2 सेमेस्टर कितना होगा, 1000 रुपया। तो हम मान के चल रहे हैं कि स्टूडेंट के पीछे मेरा जो नोट्स का खर्चा है पूरे साल भर का, एक स्टूडेंट के पीछे 1000 रुपया, एक स्टूडेंट के पीछे 1000 रुपया। अब आपको ये वेरिएबल कॉस्ट है, याद रखिए नोट्स हमारा वेरिएबल कॉस्ट, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा आएगा तो प्रिंटिंग कॉस्ट ज्यादा आएगा, स्टूडेंट कम आएगा तो प्रिंटिंग कॉस्ट कम आएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, पर यूनिट ऑलवेज सेम होता है। वेरिएबल कॉस्ट का डेफिनेशन आपको पता होंगे, यहाँ पे पर यूनिट जो आपकी एवरेज कॉस्ट होती है ना, पर यूनिट ये ऑलवेज क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो अब आप बताओ ना, मेरे पास स्टूडेंट अगर 400 आएंगे तो 1000 रुपया इंटू 400 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट अगर 1000 आएंगे तो 1000 इंटू 1000 करेंगे। स्टूडेंट अगर 500 आएंगे तो 500 इंटू 1000 करेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे स्टूडेंट कम होगा मेरा प्रिंटिंग कॉस्ट भी क्या आएगा, कम आएगा। तो स्टूडेंट के बढ़ने से जो खर्चा बढ़ गया वेरिएबल कॉस्ट, स्टूडेंट के कम होने से जो खर्चा कम हो गया वेरिएबल कॉस्ट। याद रखिएगा स्टूडेंट मेरे लिए क्या आउटपुट है, मेरा आउटपुट क्या स्टूडेंट। तो अगर मेरा आउटपुट बढ़ रहा है खर्चा बढ़ गया वेरिएबल कॉस्ट, आउटपुट कम हो गया खर्चा कम हो गया वेरिएबल कॉस्ट, समझ आएगा। तो अब मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि पूरे साल भर में 500 स्टूडेंट वहां पे एनरोल होंगे, और एक स्टूडेंट पर मेरा जो नोट्स का खर्चा आएगा वो 1000 रुपया आएगा। तो पूरे साल भर में मेरा कितना खर्चा आएगा वेरिएबल कॉस्ट का, 5 लाख रुपया आएगा, 5 लाख रुपया हो गया। चलिए दोस्तों अब आपके दिमाग में आ रहा है सर खर्चा तो आपने बता दिया, अब आप इनकम बताइए सर, इनकम रिवील करिए सर,
इनकम तो आप बता नहीं, इनकम तो आप छुपा के चल रहे हो। नहीं भाई, आपसे हमारा घर घर परिवार चलता है, हम आपसे इनकम क्यों छुपाएंगे? चलिए आपको मैं इनकम रिवील करके दिखाता हूँ। चलो मैं इधर इनकम दिखाता हूँ, ठीक है। मेरा सेल साल भर का जो मेरा सेल होगा, देखिए 500 स्टूडेंट है हमारे पास, 500 स्टूडेंट है। और आपको पता है साल भर में 2 सेमेस्टर होता है, एक सेमेस्टर का 2500 रुपया, तो 2 सेमेस्टर कितना होगा? 5000 रुपया। तो एक स्टूडेंट मेरे को एटलीस्ट पूरे साल भर में 5000 रुपया पे करेगा। तो 5000 रुपया मेरी क्या हो गई? फीस हो गई। ये 5000 मेरी क्या हो गई? फीस हो गई पर स्टूडेंट के हिसाब से। भाई साल भर में मैं पूरा खर्चा साल भर का बताया, तो इनकम भी साल भर का बताऊंगा। तो एक स्टूडेंट मेरे को पर सेमेस्टर 2500 का फीस दे रहा है, तो साल भर में वो 2 सेमेस्टर पढ़ेगा, ठीक है। तो 2 सेमेस्टर पढ़ेगा तो कितना होगा मेरा? पर स्टूडेंट मेरे को साल भर में 2 सेमेस्टर का 5000 पे करेगा, और 500 स्टूडेंट इनरोल है, तो 500 इंटू 5000 कितना आएगा भाई? 25 लाख रुपया। तो मेरा साल भर की इनकम कितनी हो गई? 25 लाख रुपया हो गई। ये मेरे साल भर का सेल है, नॉट इनकम। ये मेरा साल भर का क्या है? सेल है, 25 लाख रुपया, ठीक है। अब एक बार मैं तुमको फटाफट अपने जो एग्जांपल्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करा दे रहा हूँ। मेरा एग्जांपल क्या था कि मेरा जो कोचिंग सेंटर है वो ग्रीश पार्क एरिया में, मैं इसको एक्सपेंड करके साउथ कोलकाता में एक नया ब्रांच ओपन कर रहा हूँ ऑफलाइन, ठीक है। तो भाई ब्रांच ओपन करने के लिए मैंने बैंक से लोन लिया 20 लाख रुपया एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से। अब भाई सेंटर आप खोल रहे हो, बहुत सारे कैमरा वैमरा लगते हैं, बहुत खर्चा होता है सेंटर खोलने में, तो आपने टोटल कॉस्ट में बता रहा हूँ। तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फिक्स कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट। मैं अपने फिक्स कॉस्ट की बता रहा हूँ कि जो टीचर हायर किया उसको 6 लाख रुपया पूरे साल भर का दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी रेंट मिलाकर के 4 लाख रुपया, तो पूरे साल भर का फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? 10 लाख रुपया। मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 5 लाख रुपया। कैसे आया? मैं मान के चल रहा हूँ भाई एक स्टूडेंट है, उसको 2 सेमेस्टर का बुक देना है, तो एक सेमेस्टर का बुक का कॉस्ट हम लोग का आता है 500 रुपया, तो 2 सेमेस्टर का बुक का कॉस्ट कितना आएगा? 1000 रुपया। और 500 स्टूडेंट है, तो 500 इंटू 1000 मतलब 5 लाख रुपया मेरा क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट आया। 5 लाख मेरा वेरिएबल कॉस्ट आया, ठीक है ना। 5 लाख मेरा यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट आया। ओके। अब मैं अपनी अगर मैं सेल की बात करूं कि भाई भाई मैं पढ़ा तो रहा हूँ, खर्चा तो कर रहा हूँ, तो मैं अपना सेल के बारे में बता रहा हूँ। तो मेरा जो सेल है वो 500 स्टूडेंट है, 5000 रुपया फीस में ले रहा हूँ, एक सेमेस्टर का 2500, तो साल भर में 2 सेमेस्टर, तो 5000। भाई साउथ कोलकाता वाले अमीर बच्चे हैं, 5000 उनके लिए कुछ नहीं है, तो साल भर में वो 5000 रुपया मेरे को देके जा रहे हैं। तो एक स्टूडेंट से 5000, तो 500 स्टूडेंट से कितना आएगा? 25 लाख रुपया आएगा। 25 लाख रुपया आएगा मेरा साल भर का सेल, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब अगर मैं इसका इसी एग्जाम्पल से मैं एक इनकम स्टेटमेंट बनाऊं, इसी एग्जाम्पल से कैसे? सबसे पहले याद है आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा था, तो फाइनल अकाउंट में जब आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल निकाला था, मतलब प्रॉफिट लॉस जब निकाला था, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा था? रेवेन्यू लिखा था। पहले आपने इनकम लिखा था, बाद में खर्चा लिखा था। तो याद रखिएगा, जब आप किसी कंपनी का इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं, सबसे पहले इनकम दिखाते हैं, बाद में खर्चा दिखाते हैं। तो यहां पर भी सबसे पहले मैं क्या दिखाऊंगा? इनकम दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या दिखाऊंगा? इनकम। तो मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूँ, एक फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूँ। देखो ये हो गया मेरा सेल, ये हो गया मेरा सेल। तो सेल मेरा कितना था? 25 लाख रुपया। पूरे साल भर का मेरा सेल कितना है भाई? 25 लाख रुपया। तो सेल में से ये तो मेरा सेल हो गया। अब सेल सेल मतलब इनकम। अब इनकम से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? प्रॉफिट निकालने के लिए खर्चा। अरे भाई ये मेरा देखो ना, ये मेरा सारा का सारा क्या है? खर्चा है, और ये मेरा क्या है? सेल है। तो खर्चा में से सॉरी इनकम में से मुझे क्या करना पड़ेगा? खर्चा को माइनस करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगा? सेल में से खर्चा को माइनस कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा। क्या माइनस करूंगा? वेरिएबल कॉस्ट। उसके पीछे लॉजिक है सर। सबसे पहले आपको वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या? देख लो, वेरिएबल कॉस्ट ना बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। जैसे स्टूडेंट बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, स्टूडेंट कम आएगा तो खर्चा कम आएगा। तो जिस खर्चे को ना बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर पाते, दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले कोई भी खर्चा होता है ना, सबसे पहले हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट। देखो याद रखिए, फिक्स कॉस्ट का कैलकुलेशन में ना बड़ा दिक्कत होता है कि अगर आपको पर स्टूडेंट, क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना पर यूनिट सेम होती है, तो वो बहुत इजीली आइडेंटिफाई होता है कि 1000 रुपया पर स्टूडेंट के हिसाब से खर्चा हो रहा। भाई स्टूडेंट बढ़ेगा तो इंटू 1000 कर देंगे, स्टूडेंट कम होगा तो इंटू 1000 कर देंगे, 500 होगा तो इंटू 1000, 600 होगा इंटू 1000, 700 होगा इंटू 1000। कितना इजीली कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन अगर फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन की बात करें ना तो दिक्कत हो जाएगी। बड़े बड़े बिजनेस में फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट निकालने में हालत खराब हो जाती है। दैट इज वाई सबसे पहले हम लोग वेरिएबल कॉस्ट हटाते हैं, बिकॉज बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना था दोस्तों? 5 लाख रुपया। तो 5 लाख हमारा वेरिएबल कॉस्ट है।
तो 25 में से 5 लाख रुपया निकल गया, तो कितना बचेगा? 20 लाख रुपया। कितना बचेगा? 20 लाख रुपया। इस 20 लाख को हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। इस 20 लाख को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। सर वाई कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है ना कि कंट्रीब्यूशन जो वर्ड है ना, इसको एक्चुअली बनाया गया था क्या, एक्चुअल में ना ये ओवरऑल प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, जिसमें से छोटा सा पार्ट फिक्स होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या बोलता है पता है? तुम बिजनेस करो या ना करो, ये खर्चा तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। आउटपुट अगर जीरो है, स्टूडेंट अगर जीरो, तब भी तो मेरा फिक्स कॉस्ट लगेगा ही लगेगा। इसीलिए क्या होता है ना कि कंट्रीब्यूशन का एक छोटा सा पार्ट होता है फिक्स कॉस्ट, और रिमेनिंग जो बड़ा सा पार्ट होता है प्रॉफिट होता है। इसलिए इस कंट्रीब्यूशन से दो पार्ट होंगे। इस कंट्रीब्यूशन से दो पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा फिक्स कॉस्ट और एक पार्ट होगा आपका प्रॉफिट। एक पार्ट होगा आपका प्रॉफिट, है ना। तो कंट्रीब्यूशन में से ना जैसे ही आप फिक्स कॉस्ट हटा दोगे, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो प्रॉफिट होगा। इसीलिए पता है, जो टोटल प्रॉफिट है, उस टोटल प्रॉफिट में से जैसे ही आप फिक्स कॉस्ट निकाल देते हो ना, बचता है आपका प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द ओनर या प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर। तो कंट्रीब्यूशन हमें कंट्रीब्यूट करता है फिक्स कॉस्ट को कवर करने में, और साथ ही साथ कंट्रीब्यूशन क्या करता है? कंपनी को कंट्रीब्यूट करता है प्रॉफिट में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। क्या माइनस करेंगे सर? फिक्स कॉस्ट। मेरा पूरे साल भर का फिक्स कॉस्ट कितना था? 10 लाख रुपया था। तो जैसे ही मैं 10 लाख रुपया यहां से माइनस किया, जैसे ही मैंने 10 लाख रुपया माइनस किया, जैसे, तो मेरा पर रिमेनिंग रिमेनिंग मेरे पास कितना बच गया? 10 लाख रुपया। 20 में से 10 लाख माइनस किया, कितना बचा? 10 लाख रुपया। ये जो 10 लाख आया ना, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल प्रॉफिट। कैसे? मैंने 25 लाख रुपया का सेल किया, मतलब 25 लाख रुपया का फीस लिया साल भर में। 5 लाख मेरा वेरिएबल कॉस्ट था। 10 लाख मेरा क्या था? फिक्स कॉस्ट था। तो देखा जाए 15 लाख मेरा पूरा खर्चा था। 25 लाख मैंने कमाया, 15 लाख मेरा खर्चा था, तो मेरा 10 लाख रुपया क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को बोलते हैं ऑपरेशनल प्रॉफिट। तो ऑपरेशनल प्रॉफिट को ना एक नाम देंगे, उसको बोलते हैं ईबीआईटी। क्या बोलते हैं? ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मैं सबका फुल फॉर्म लिख दूंगा। इस ईबीआईटी को अपने बोलते हैं ऑपरेशनल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑपरेशनल प्रॉफिट। ऑपरेशनल प्रॉफिट। ऑपरेशनल प्रॉफिट का मतलब होता है बिजनेस से जो प्रॉफिट आया। ऑपरेशनल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ऑपरेशनल प्रॉफिट से मतलब होता है बिजनेस से जो प्रॉफिट आया। ठीक है, अब आप बताओ, जैसे ही मैं 10 लाख रुपया लेके जाऊंगा, जैसे ही मैं 10 लाख रुपया जाऊंगा, तो बैंक वाला, यहाँ पे जो बैंक वाला है, यहाँ पे जो बैंक वाला तो भड़क जाएगा। बोल रहा है कि मेरे पैसे से तुम बिजनेस कर रहे हो, मेरे पैसे से तुमने सेंटर खोला, और तुम मुझे ही ईएमआई देना भूल गए। तो भाई, बैंक के पैसे से बैंक के पैसे से मैंने सेंटर चालू किया, तो बैंक वाले को भी तो ईएमआई भरना पड़ेगा। तो बैंक वाला का ईएमआई अगर मैं निकालूं, तो 20 लाख का 10% कितना होगा? 2 लाख रुपया होगा। देखो ना, 20 लाख का 10% कितना होता है? 2 लाख रुपया होता है। 20 लाख का 10% कितना होगा? 2 लाख रुपया। तो बैंक वाले को पूरे साल भर में कितना पे करना है? 2 लाख रुपया। तो मैंने अब बैंक वाले को इंटरेस्ट पे कर दिया। तो याद रखिएगा, ये पहले आई को पे करेंगे, बाद में टैक्स पे करेंगे। पहले आई फिर टैक्स। तो बैंक वाले को मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया। जो मेरा ऑपरेशनल प्रॉफिट आया, जैसे ही मैं 10 लाख रुपया लेकर के घर जा रहा था, बैंक वाला पकड़ लिया, बोलता भाई सुन सुन, मेरे पैसे से धंधा किया और मेरे को ही भूल दिया, मेरे को ही भूल गया भाई। तो मेरे पैसे से तुम कोचिंग सेंटर चालू किया और मेरे मेरे को बिना तुम ईएमआई दिए तुम घर जा रहे हो, नहीं जाने देंगे, पहले मेरे को ईएमआई भरो। तो अब मैंने बैंक को इंटरेस्ट दे दिया। तो मैंने बैंक को कितना इंटरेस्ट दिया? 2 लाख रुपया पूरे साल भर का। तो मेरे पास बचा कितना पैसा? 8 लाख बचा। तो अब देखो ना, जैसे ही ईबीआईटी में से आई चला गया, ये आई चला गया, मतलब ये इंटरेस्ट मैंने पे कर दिया, तो क्या बचेगा? ईबीटी बचेगा। तो बचेगा यहाँ पे ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स। अब ये 8 लाख रुपया मैं लेके जा रहा हूं, तो मोदी जी बोलते हैं इस देश में तुमको पढ़ाने का मौका दिया, इस देश में तुमको पढ़ाने का मौका दिए, तुमको सारे मार्केट तैयार करके दिए, हमको टैक्स दो भाई। तुम्हारे स्टूडेंट को आने के लिए हमने मेट्रो का व्यवस्था किया, बस का व्यवस्था किया, रोड का व्यवस्था किया। अलग बात है, आगे नहीं बोलूंगा, गवर्नमेंट की बात है, समझ गए। तो मोदी जी बोलते हैं हमको टैक्स चाहिए। तो मान लेते मोदी जी को मैंने टैक्स दे दिया, तो इसमें से मैंने मैंने 25% का टैक्स दे दिया, 25% का मैंने टैक्स दे दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25%, 2 लाख रुपया होगा क्या? देखो तो एक बार, 8 लाख का, 8 लाख का 25% कितना होगा? 2 लाख रुपया होगा। 2 लाख रुपया मैंने मोदी जी को टैक्स दे दिया।
ठीक है, तो कितना बचेगा भाई, 6 लाख रुपया बचेगा। ये कितना बचेगा, 6 लाख रुपया। अब जैसे ही 6 लाख रुपया बचा तो ये हो गया मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये 6 लाख रुपया मेरा क्या हो गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब ये मेरा 6 लाख का टोटल प्रॉफिट हुआ। टोटल मतलब ये 6 लाख रुपया अब मैं लेकर अपने घर जाऊंगा, ये 6 लाख मेरा ओनर का हो गया। ठीक है, मतलब ये जो 6 लाख हो गया ना अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसको अपने बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर मेरे कंपनी में नहीं है, मेरा जो एपीसी लिमिटेड बोल के कंपनी है उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है, ओनली इक्विटी शेयर होल्डर है। तो ये पूरा का पूरा 6 लाख रुपया क्या हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर का हो गया, मतलब ओनर का हो गया। ठीक है ना, देखिए 6 लाख रुपया, 25 लाख रुपया मेरा क्या था, सेल था। मैंने 5 लाख रुपया का वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया। क्यों, सबसे पहले जो कॉस्ट इजीली आइडेंटिफाई होती है ना पहले उसको माइनस करो। बचा कितना, 20 लाख रुपया। अब 20 लाख रुपया से मैं अपना फिक्स कॉस्ट को माइनस किया विच इज 10 लाख रुपीज। तो मेरे पास कितना बचा, 10 लाख का प्रॉफिट बचा। ये जो 10 लाख का प्रॉफिट बोलता है इसको बोलते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, समझ में आया। तो ईबीआईटी को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब बिजनेस से जो प्रॉफिट आया। अब उसमें से अब जैसे ही मैं 10 लाख रुपया लेके जाऊंगा तो बैंक वाले को भड़क जाएगा, बैंक वाला बोलेगा मेरे पैसे से तुमने बिजनेस चालू किया तो मुझे ही लोन देना, मुझे ही ईएमआई देना भूल गया, तो भैया चल साल भर का ईएमआई पे कर। तो मैंने पूरे साल भर का ईएमआई पे किया, मान लो 2 लाख रुपया। बचा कितना, 8 लाख रुपया। अब मोदी जी बोलते हैं इस देश में तुम कमा रहे हो भैया टैक्स देना पड़ेगा, तो मोदी जी को मान लो मैंने 25% का टैक्स दे दिया। तो अब मेरे पास बचा कितना, 6 लाख रुपया बचा। ये 6 लाख रुपया मेरा होता अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट मेरा बचा हुआ है। ये जो इनकम, इसको बोलते हैं दोस्तों ना, इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। ये जो मैंने बनाया ना इसी को अपने बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। यहां पे मैंने एज्यूम किया है, यहां पे मैंने एज्यूम किया कि भैया नो प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यहां पे मैंने एज्यूम किया कि यहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है। नेक्स्ट क्लास में ना तुमको मैं बताऊंगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का इंपैक्ट क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का इंपैक्ट क्या होता है। राइट नाउ मैं आपको नॉर्मल समझा रहा हूं कि भैया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है। तो अगर आपको ना इनकम स्टेटमेंट बनाने को आएगा आपके एग्जाम में इनकम स्टेटमेंट आता बनाने के लिए, तो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा। इनकम है मेरा जो सेल है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज इजीली आइडेंटिफाई होगा। बचा क्या, कंट्रीब्यूशन। याद रखिएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन हमेशा कंट्रीब्यूट करेगा फिक्स कॉस्ट को कवर करने में, और जो पोर्शन बच गया अब वो कंट्रीब्यूट करेगा प्रॉफिट कमाने में। तो कंट्रीब्यूशन हमेशा कंट्रीब्यूट करेगा कहां पे सर, पहले फिक्स कॉस्ट को, पहले खर्चा को हटाओ भाई, फिक्स कॉस्ट को हटाओ। तो जैसे ही फिक्स कॉस्ट हटा जो रिमेनिंग पोर्शन है मेरा क्या प्रॉफिट है। तो कंट्रीब्यूशन क्या कर रहा है, मुझे कंट्रीब्यूट कर रहा है फिक्स कॉस्ट में। तो अब आप देखिए ना, ये भी तो इंटरेस्ट भी तो आपका फिक्स कॉस्ट था, और गवर्नमेंट भी तो देखिए टैक्स है, ये भी तो फिक्स कॉस्ट है। गवर्नमेंट ने अगर आपको 25% टैक्स मांगा तो आपको 25% टैक्स देना ही पड़ेगा, समझ गए। तो कंट्रीब्यूशन में से क्या निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट निकालेंगे, तो बचेगा कितना, ईबीआईटी। ईबीआईटी मेरा क्या, ऑपरेशनल प्रॉफिट। अब जैसे ही प्रॉफिट लेके जाया तो याद रहा बैंक वाला भूलना मत, बैंक का पैसे से तुमने बिजनेस चालू किया था, तो बैंक को हमने क्या दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया। अब जैसे ही इंटरेस्ट दे दिया तो मोदी जी बोलते भैया अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब क्या, मुझे टैक्स दो बिकॉज मेरे देश में तुम बिजनेस कर रहे हो। तो हमने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, बचा क्या, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब इसमें से ना मैं लिवरेज का, ये था मेरा पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट। तो मेरा जो एग्जांपल था ना उस एग्जांपल से एक चीज समझो, मैंने कोलकाता, साउथ कोलकाता में जो ब्रांच चालू किया उससे मैं साल भर में कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, 6 लाख रुपया का प्रॉफिट कमा रहा हूँ। 500 स्टूडेंट पढ़ा करके 6 लाख रुपया का प्रॉफिट कमा रहा हूँ। ठीक है ना, ये मेरा साउथ कोलकाता का पूरा इनकम स्टेटमेंट का ब्यौरा था। ठीक है ना, अगर मैं टाइप्स ऑफ लीवरेज की बात करूं, अभी यहाँ पे स्पेस में छोड़ कर रखा हूं बिकॉज मुझे बहुत कुछ समझाना है। अगर मैं टाइप्स ऑफ लीवरेज की बात करूं, टाइप्स ऑफ लीवरेज, तो कितने टाइप्स हुए सर, कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, 3 टाइप के लीवरेज होते हैं। एक होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब डॉल, शॉर्ट में होता है डॉल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। लड़का लोग डॉल का समझ के कंफ्यूज मत होना भाई, ठीक है ना, यहाँ पे लीवरेज की बात हो रही है, समझ रहे, डॉल कंफ्यूज मत होना तुम लोग। लड़का लोग का बड़ा इमोशन होता है। एक होता है तुम्हारा, दूसरा होता है दूसरा होता है आपका डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल
फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। और इन दोनों को अगर मैच कर दोगे, इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे, इन दोनों रिस्क को ऐड कर दोगे, क्योंकि लीवरेज का मतलब क्या होता है, रिस्क। इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो आ जाएगा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, ठीक है ना। अगर मैं डॉल के फॉर्मूला की बात करूं तो फॉर्मूला दो तरीके से बनता है। पहला, देखो यहाँ पे वर्ड क्या है, यहाँ पे वर्ड क्या है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब क्या होता है, रिस्क। तो ऑपरेटिंग रिस्क क्या है, बिजनेस को चलाने का जो रिस्क क्या है, वो फिक्स कॉस्ट है। मैं भी आज सेंटर खोला हूं ना, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है रेंट। रेंट और मेरे जो स्टाफ हैं उनका जो पर मंथ का सैलरी। बिकॉज मेरे पास स्टूडेंट आए या ना आए, मुझे स्टाफ को हर मंथ पेमेंट करना है, मुझे अपने लैंड ओनर को हर मंथ रेंट देना ही देना है। तो मेरे लिए सबसे, क्योंकि देखो क्या होता है ना, स्टूडेंट आएंगे तो नोट्स दूंगा, स्टूडेंट नहीं आएंगे तो नोट्स नहीं दूंगा, बात खत्म। अरे भाई तुम लोग एडमिशन लेगा तो मैं प्रिंटिंग, मैं बुक्स प्रिंट कराऊंगा, तुम लोग एडमिशन नहीं लेगा तो मैं बुक्स प्रिंट नहीं कराऊंगा। तो मेरे लिए तो ये खर्चा टेंशन ही नहीं है, मेरे लिए तो ये टेंशन ही नहीं है। एज ए टीचर मेरे लिए तो ये खर्चा मेरे लिए टेंशन ही नहीं है। रीजन बताऊं, तुम लोग आएगा तो प्रिंट कराऊंगा, नहीं आएगा तो नहीं कराऊंगा। तो वेरिएबल कॉस्ट तो मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए सबसे ज्यादा, मेरे लिए सबसे बड़ा जो रिस्क है ना एज ए टीचर, कि भैया मेरे को अपने सेंटर का रेंट निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी निकालना है, और अगर मैं मान लो टीचर नहीं हायर किया हूँ, स्टाफ हायर किया हूँ, तो स्टाफ को हर मंथ की सैलरी। ये होता है मेरा ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क, तो यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क। लिवरेज का मतलब क्या होता है, रिस्क। तो ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है, फिक्स कॉस्ट होता है। ऑपरेटिंग रिस्क मेरा क्या होता है, ऑपरेटिंग रिस्क हमेशा याद रखिएगा, ऑपरेटिंग जो रिस्क होता है ना वो हमारा फिक्स कॉस्ट होता है। हमारा जो ऑपरेटिंग रिस्क होता है वो फिक्स कॉस्ट होता है। तो अब आप बताइए, यही तो मेरा फिक्स कॉस्ट है। अरे बोलिए ना, यही तो मेरा फिक्स कॉस्ट है, यही तो मेरा फिक्स कॉस्ट है ना। हाँ सर, मेरा यही फिक्स कॉस्ट है। तो अब अगर मैं डॉल का फॉर्मूला बनाऊं, डॉल क्या बोलता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस में जो रिस्क है, तो बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, फिक्स कॉस्ट। बिजनेस में जो सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, मेरे कोचिंग सेंटर में जो सबसे बड़ा रिस्क है वो फिक्स कॉस्ट का है, कि मैं फिक्स कॉस्ट कवर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। सेंटर तो खोल दिया भाई, तुम बताओ ना, सेंटर खोल दिया, लैंड ओनर को अगर हर मंथ मैं रेंट नहीं दूंगा, स्टाफ को अगर हर मंथ मैं सैलरी नहीं दूंगा, तो कल को वो लैंड ओनर बोलेगा भैया भागो तुम्हारा ऐसा टीचर देख लिया। और स्टाफ क्या बोलेगा, भैया आपसे छोड़ दो पढ़ाना लिखाना, जब तुम मेरा पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हो हर मंथ का। तो इसीलिए मेरे लिए सबसे बड़ा जो रिस्क है ना, ये हर महीने का रेंट देना और अपना स्टाफ को हर महीने का सैलरी देना, विच इज माई ऑपरेटिंग रिस्क। मेरा जो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है भाई, फिक्स कॉस्ट। तो अभी आपको जैसे ही इनकम स्टेटमेंट में फिक्स कॉस्ट दिखे, तो फिक्स कॉस्ट के ऊपर में क्या है, कंट्रीब्यूशन, और फिक्स कॉस्ट के नीचे में क्या है, ईबीआईटी। तो फॉर्मूला बन गया, कैसे फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे लिखो कंट्रीब्यूशन और यहाँ पे लिखो ईबीआईटी, फॉर्मूला बन गया। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो न्यूमरेटर को जो ऊपर है भाई उसको ऊपर ही रखो, और जो भैया नीचे है उसको नीचे ही रखो। तो फॉर्मूला क्या बन गया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बन गया, सॉरी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या बन गया, डॉल का जो फॉर्मूला बन गया वो हो गया कंट्रीब्यूशन। मैं कंट्रीब्यूशन को सी से दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम, कंट्रीब्यूशन विच इज सी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस, मैंने किसके पैसे से बिजनेस चालू किया था, फाइनेंस मतलब किनके, कहां से मैंने फाइनेंस, अपना अपने क्या करते हैं, गाड़ी फाइनेंस कराते हैं, तो फाइनेंस मतलब लोन। फाइनेंस मतलब क्या होता है, लोन। यहाँ पे हो रहा है एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात हो रही है, कि बिजनेस के बाहर से क्या रिस्क आ रहा है। तो भैया बिजनेस के बाहर बैठा है बैंक, बैंक बोल रहा मेरे पैसे से तुमने सेंटर चालू किया, तो मुझे भी तो हर महीना ईएमआई चाहिए। ये वाला तो बिजनेस के अंदर से रिस्क आ रहा था, स्टाफ बिजनेस के अंदर का बात है, रेंट बिजनेस के अंदर का बात है। लेकिन ये जो फाइनेंस मैंने करवाया था बैंक से, बैंक के पैसे से मैंने धंधा चालू किया था, तो ये मेरा एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया। तो ये जितने मेरे एक्सटर्नल लायबिलिटी है ना, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। तो मैं इसको बोलता हूं एक्सटर्नल लायबिलिटी। मैं इसको रेड पेन से दिखा दूं, दिस इज माई एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल रिस्क। तो मेरा एक्सटर्नल रिस्क क्या है, मेरा एक्सटर्नल रिस्क क्या है, बैंक वाला, ये मेरा एक्सटर्नल रिस्क है।
ये मेरा क्या है, एक्सटर्नल रिस्क है, क्योंकि इसको भी तो देना है। कल को अगर मैं बैंक वाले को ईएमआई नहीं पे किया तो बैंक वाला के सेंटर में ताला लगा देगा, और तुम लोग के सामने मेरा पोपट हो गया भाई। कैसा टीचर है जो बैंक का पैसा मार के बैठा है? टीचर लोग अगर इतना बड़ा गुंडा बन जाएगा, इतना बड़ा धोखेबाज बनेगा, तो भाई स्टूडेंट लोग क्या सीखेगा? तो दैट इज वाई बैंक के लिए भी मेरा रिस्क है कि मुझे एटलीस्ट इतना तो पैसा कमा लेना है कि मैं अपने बैंक वाले को भी ईएमआई दे दूं, वरना कल को सेंटर में आके ताला लगा देगा। तो मेरा पहला पहला रिस्क मेरे लिए क्या है? पहला रिस्क है भैया, मेरे को अपने बिजनेस को जिंदा रखना है। तो जिंदा रखने के लिए मुझे लैंड ओनर को हर महीना रेंट दे देना, अपने स्टाफ को हर महीना सैलरी दे देना, अगर मैंने टीचर वीचर रखा उसको भी हर महीने का सैलरी दे देना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे देना। ये मेरे को बिजनेस वाला रिस्क है। एक रिस्क मेरा बिजनेस के बाहर, विच इज बैंक वाला। वो बोलता है भैया मेरे पैसे से तुमने धंधा चालू किया तो मेरे को मत भूलना, मुझे भी तो तुमको हर महीने ईएमआई देना पड़ेगा। तो एक बैंक वाले के लिए रिस्क है। तो बैंक वाले को हम लोग क्या देते हैं भाई? बैंक वाले को हम लोग देते हैं इंटरेस्ट। तो याद रखिएगा, फाइनेंशियल मतलब जिनके पैसे से तुमने धंधा चालू किया, बिजनेस के बाहर वाला रिस्क। तो फाइनेंशियल लोग को क्या देते हैं? इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट कहीं पे दिख रहा है? यही तो आपको इंटरेस्ट दिख रहा है। तो आपने, ये रहा आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। तो यहां पे हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाए थे? ऑपरेटिंग का मतलब क्या था? फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग रिस्क, ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क मतलब बिजनेस के अंदर वाला रिस्क। तो बिजनेस के अंदर वाला रिस्क क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट के ऊपर में क्या था? कंट्रीब्यूशन, और उसके नीचे में क्या था? ईबीआईटी। तो फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी। वैसे ही सेम फॉर्मूला यहाँ बनाओ। इंटरेस्ट के ऊपर में क्या है? इंटरेस्ट के ऊपर में क्या है? ईबीआईटी। इंटरेस्ट के ऊपर में क्या? ईबीआईटी। और इंटरेस्ट के नीचे में क्या है? ईबीटी। तो फॉर्मूला क्या होगा? ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी। देखो ना, इंटरेस्ट है ना भैया, जो ऊपर में है उसको ऊपर रखो ना, जो ऊपर में उसको ऊपर रखो, और जो नीचे में उसको नीचे रखो। तो फॉर्मूला क्या हो गया? ईबीटी। तो इंटरेस्ट के ऊपर में क्या था? ईबीआईटी। इंटरेस्ट के नीचे में क्या था? ईबीटी। तो फॉर्मूला क्या हो गया? ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल, डीएफएल, डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ईबीआईटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके, अब इन दोनों को कंबाइंड कर लो। इन दोनों को कंबाइंड करने से रिस्क आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को कंबाइंड करने से रिस्क आपका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो जैसे मैं कंबाइंड करूंगा, इसको बोलते हैं डीएसएल, डी डीसीएल सॉरी, क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, डीसीएल। तो डीसीएल क्या बोलता है कि जैसे ही मैं इन दोनों को कंबाइंड किया, इन दोनों को जैसे ही मैंने कंबाइंड किया, तो मेरा रिस्क मल्टीप्लाई होगा। तो इस केस में इसका फॉर्मूला हो जाएगा डॉल इनटू डीएफएल, डॉल इनटू डीएफएल। क्योंकि जैसे मैंने इन दोनों रिस्क को कंबाइंड किया, मेरा रिस्क दुगना, डबल, मल्टीप्लाई, ऐड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा भाई। मेरा रिस्क बहुत भयंकर बढ़ने वाला है। तो इस केस में क्या होगा? डॉल इनटू डीएफएल, डॉल इनटू डीएफएल। अब आप बताइए, डॉल इनटू डीएफएल, तो एक फॉर्मूला हो गया डॉल इनटू डीएफएल का, ये हो गया पहला फॉर्मूला। इसी से आप एक और फॉर्मूला बनाएंगे, इसी से आप एक और फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे? डीएसएल का फॉर्मूला क्या है कि जो डॉल का वैल्यू निकालो और डीएसएल का वैल्यू, डीएफएल का वैल्यू निकालो। तो डॉल इनटू डीएफएल करोगे, निकल जाएगा डीएसएल। एक और फॉर्मूला क्या है? डॉल का नीचे लिखो, डॉल, डॉल के नीचे में फॉर्मूला लिखो। अरे डॉल का नीचे फॉर्मूला लिखो। एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो मैं तो सब कलर चेंज कर दे रहा हूँ। डॉल इनटू क्या था? डीएफएल था ना, यही था ना। तो फॉर्मूला बनाओ। डॉल क्या हमारा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी इनटू डीएफएल क्या है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी, यही तो फॉर्मूला था ना। इंटरेस्ट के ऊपर में क्या था? ईबीआईटी। इंटरेस्ट के नीचे में क्या था? ईबीटी। तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी, है ना, यही फॉर्मूला था। अब देखना आप यहाँ पे, ईबीआईटी और ईबीआईटी हो गया कैंसिल। तो एक फार्मूला आपका और बन गया, एक फार्मूला आपका डीएसएल का और बन गया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीटी। तो कितने फार्मूला हो गए? कितने फार्मूला हो गए? पहला हो गया डॉल का फार्मूला। कैसे? कंट्रीब्यूशन, डॉल मतलब फिक्स कॉस्ट, मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस के अंदर वाला रिस्क। बिजनेस के अंदर वाला रिस्क क्या होता है? फिक्स कॉस्ट, क्योंकि भैया हर महीने आपको रेंट देना, हर महीने आपको सैलरी देना। तो बिजनेस के अंदर वाला रिस्क है, क्योंकि नहीं दोगे धंधा बंद हो जाएगा। मैं अगर आज लैंड ओनर को रेंट ना दूं, मुझे सेंटर नहीं चलाने देगा, मेरे स्टाफ मेरे लिए काम नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है कि मुझे हर महीने इनको पे करना है। ये मेरे बिजनेस के अंदर वाले रिस्क हो गए। तो जैसे ही मुझे डॉल दिखेगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, मेरे दिमाग में आएगा बिजनेस के अंदर वाला रिस्क। और बिजनेस के अंदर वाला रिस्क क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट के ऊपर में क्या है?
कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट के नीचे में क्या है, ईबीआईटी। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, मतलब जो ऊपर में उसको ऊपर लिखेंगे, जो नीचे उसको नीचे लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन गया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ठीक है। अब डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, मतलब किसके पैसे से मैंने फाइनेंस किया था बिजनेस के अंदर, सर बैंक वाले के पैसे से, तो उसको भी तो देना पड़ेगा। क्योंकि कल को तुम बैंक वाला, पहले भैया पहले आप घर का अंदर का मामला ठीक करो, फिर बाहर का मामला। पहले घर में प्रॉब्लम, पहले उसको ठीक करो, फिर बाहर में बैंक वाले समझेंगे ना। अब घर के लोग ही अगर नफरत करने लगे तो बाहर वाले से क्या मतलब है, फिर तो भैया जिंदगी वर्थ व्यर्थ है। तो पहले अपना घर संभालो, फिर बाहर संभालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, डॉल से ना पहले अपना बिजनेस के अंदर वाला, मतलब पहले घर का मामला ठीक करते हैं, डॉल को मेंटेन करके अपने घर का मामला ठीक करते हैं। अब हम लोग डीएफएल मतलब घर के बाहर का मामला ठीक करेंगे, बिकॉज ये भी बहुत जरूरी है। घर के अंदर भैया माहौल अच्छा रहे, घर के बाहर भी माहौल अच्छा रहे, तब जीवन में सुख शांति रहेगा। वैसे ही बिजनेस में अगर सुखी शांति रखना है, तो घर के अंदर वाले के लिए हम लोग क्या चेक किए थे, डॉल। अब बिजनेस के बाहर वाला रिस्क क्या है, बैंक वाला। बैंक से भी तो आपने लोन लिया, तो उसको भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अब बताओ इंटरेस्ट कहाँ पे आया था, ईबीआईटी के इंटरेस्ट के ऊपर में क्या था, यही तो आपका इंटरेस्ट है। इसके ऊपर में क्या था, ईबीआईटी। इसके नीचे में क्या था, ईबीटी। तो फॉर्मूला बना दो, जो ऊपर में, जो नीचे वो नीचे में। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ठीक है ना। जैसे ही आपने इन दोनों रिस्क को कंबाइंड किया, तो आपका रिस्क डबल हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया, डीएसएल का, डीसीएल, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या हो गया, डॉल इनटू डीएफएल। डॉल इनटू डीएफएल एक फॉर्मूला हो गया। इसी से एक और फॉर्मूला बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, डॉल इनटू डीएफएल को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। डॉल का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। डीएफएल फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो ईबीआईटी ईबीआईटी हो गया कैंसिल, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। क्लियर हो गया, ये तीन फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना। अब आपको मैं एक चीज समझा रहा हूं, सेल्स में अब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। क्या सर कॉन्सेप्ट, ये आपको तीन फॉर्मूला समझ में आया ना, होपफुली आपको तीन समझ में आएगा क्या। इनकम स्टेटमेंट हमेशा निकालने के लिए आएगा ना, तो पहले लिखना सेल। सेल में से कौन सा खर्चा हटाएगा, कौन सा खर्चा हटाएगा, जो इजीली आइडेंटिफाई होता है, विच इज वेरिएबल कॉस्ट। तो जैसे सेल में से वेरिएबल कॉस्ट हटा दिया, आया आपका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन ऑलवेज फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूट करेगा। तो आपके लिए फिक्स कॉस्ट क्या है, आपके लिए फिक्स कॉस्ट, अगर मैं बिजनेस के आउटर सेंस में देखूं, तो बैंक वाले को हर महीना ईएमआई देना, वो भी मेरा फिक्स कॉस्ट है ना। आपको रेंट देना भी मेरा फिक्स कॉस्ट है। देखो भाई, इंटरेस्ट भी तो आपको फिक्स कॉस्ट है ना, 10% के हिसाब से देना पड़ेगा। और ये भी तो आपका फिक्स कॉस्ट है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ का सैलरी, ये भी तो आपका फिक्स कॉस्ट है, और इंटरेस्ट भी तो आपका फिक्स कॉस्ट है। पर ये वाला फिक्स कॉस्ट आपका एक्सटर्नल है, और ये वाला जो फिक्स कॉस्ट आपका इंटरनल है। तो फिक्स कॉस्ट नेचर तो फिक्स कॉस्ट है, पर ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है। दैट इज वाई ये डॉल का पार्ट होगा और ये डीएफएल का पार्ट होगा, लेकिन है तो फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन का एक पार्ट होता है फिक्स कॉस्ट, और रिमेनिंग पार्ट होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा बड़ा होता है। ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन में से सबसे पहले आप फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे, तो जैसे ही आपने फिक्स कॉस्ट माइनस किया, तो आगे आपका ऑपरेशनल प्रॉफिट। ऑपरेशनल प्रॉफिट को बोलते हैं ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब जैसे मैं 10 लाख रुपया लेके जा रहा था, बैंक वाला पकड़ा, बोला भैया मेरे धंधा से, मेरा पैसा धंधा चालू किया, चलो ईएमआई भर। हमने 2 लाख रुपया का ईएमआई भर दिया। तो इंटरेस्ट क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो क्या बचा, ईबीटी, अर्निंग बिफोर। मतलब इस ईबीआईटी में से आई को खत्म कर दिया, तो बचा क्या, ईबीटी। तो बचेगा ईबीटी। अब ईबीटी मतलब हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना, भाई इस देश में कमा रहे हो, टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बोलती है 25% टैक्स लेंगे। ठीक है, 25% टैक्स लेंगे। तो मोदी जी को मैंने 25% का टैक्स दे दिया, तो बचा क्या, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसी को अपने बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग आफ्टर टैक्स को क्या बोलते हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है ना। तो एक बार मैं फुल फॉर्म लिख दूं क्या, मैं नेक्स्ट पेज आपका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में। ठीक है ना, फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ फुल फॉर्म। ईबीआईटी तो क्या है, अर्निंग अर्निंग अवेलेबल बिफोर, या अर्निंग बिफोर कर लेते हैं ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। फिर क्या है सर, ईबीटी है, ईबीटी, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर क्या है, ईएटी है, ईएटी। ईएटी का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स।
होपफुली आपको समझ में आ रहा है। तो भाई अगर समझ में आ रहा है ना, तो भाई वीडियो को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ठीक है ना, अगर समझ में आ रहा है मेरी बात को, ठीक है ना। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे सी का मतलब क्या होगा, कंट्रीब्यूशन। इस पूरे चैप्टर में सी का मतलब क्या होगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, मैं एक शॉर्टकट और लिख दे रहा हूँ, एफसी। एफसी का मतलब होगा फिक्स कॉस्ट। जब मैं पढ़ाऊंगा एफसी लिखूंगा ना, तो इस एफसी का मतलब क्या होगा, फिक्स कॉस्ट। एक लिख दे रहा हूँ वीसी। वीसी, वीसी का मतलब होगा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो सारा शॉर्टकट मैं यहीं पे लिख दिया हूँ। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे। नेक्स्ट टाइम क्या यूज करेंगे, शॉर्टकट, है ना। सेल्स माइनस वीसी आएगा आपका सी माइनस एफ सी, ऐसे करके हम लोग बात करेंगे, शॉर्टकट में बात करेंगे। मैंने सारा का सारा शॉर्टकट का लिख दिया। ईबीआईटी का मतलब क्या होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, ईबीटी का मतलब क्या होगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। ईएटी का मतलब क्या होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। सी का मतलब क्या होगा, कंट्रीब्यूशन। एफसी का मतलब हो गया फिक्स कॉस्ट, और वीसी का मतलब क्या, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। आपको यहां तक समझ में आ गया, अब यहां तक समझ में आया आपको, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों हम लोग का डे 1 का डेमो। अब मैं आपको डे 2 में ये पढ़ाने वाला हूं कि इसका जो इम्पैक्ट क्या आएगा। देखिए, आपको ना अभी तक मैंने जस्ट फॉर्मूला पढ़ाया है, अब मैं आपको ये इम्पैक्ट पढ़ाऊंगा कि टर्नओवर, मतलब इस डॉल, ये जो डॉल आपने निकाला ना, इस डॉल का बिजनेस में क्या रिस्क होगा, इस डीएफएल का बिजनेस में क्या रिस्क होगा, इस डीएसएल का बिजनेस में क्या रिस्क होगा। अगर टर्नओवर बढ़ता है 10% से, तो मेरा रिस्क कितना बढ़ेगा, मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ेगा। टर्नओवर अगर कम होता है तो मेरा रिस्क, देखो टर्नओवर के बढ़ने से मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ेगा ये सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। टर्नओवर अगर कम हो गया तो मेरा प्रॉफिट कितना कम हो जाएगा ये सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक बेसिक पढ़ाऊंगा, मतलब ये इसमें इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी और कॉन्सेप्ट है। जैसे मेरा टर्नओवर बढ़ रहा है तो उससे प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है वो सिखाऊंगा। टर्नओवर कम हो रहा है तो मेरा बिजनेस में रिस्क कितना कम हो रहा है। आप देखिएगा ना, अगर प्रॉफिट नेक्स्ट क्लास में आप देखिएगा, अगर मेरा सेल बढ़ता है 10%, तो मेरा प्रॉफिट पता है कितना बढ़ता है, 25% बढ़ता है। ये कैसे होगा मैं सिखाऊंगा। और अगर मेरा गलती से सेल मेरा 10% कम हो गया, मेरे जो स्टूडेंट है वो 500 से 10% कम हो गए, मतलब 500 से 450 हो गए, तो मेरी प्रॉफिट 25% कम हो जाएगी। अगर मेरे स्टूडेंट 10% बढ़ते हैं तो प्रॉफिट मेरा 25% बढ़ेगा। अगर मेरे स्टूडेंट 10% माइनस होते हैं तो प्रॉफिट मेरा 10% गिरेगा। ये सब कुछ मैं नेक्स्ट क्लास पढ़ाने वाला हूं, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पता है इनके और भी फॉर्मूला है। ये नेक्स्ट क्लास मेरा कल ही आने वाला है, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्लास में एक और, कल या परसों जो भी है, नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, क्योंकि अभी मैं ऑडिट वगैरह भी दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये पढ़ाने वाला हूं कि कैसे डॉल का इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस में, कैसे डीएफएल का इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस में, और कैसे डीएसएल का इंपैक्ट करता है बिजनेस में, मतलब हमारे प्रॉफिट में कैसे इसका इंपैक्ट आता। ये सब कुछ मैं डे 2 में पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं डे 2 में। प्लीज वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, ठीक है ना। और कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा।